हेलो नमस्कार, मैं परनीत कौर स्वागत करती हूँ आपका इंग्लिश कर में। तो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं वर्ब की एक तरह से सीरीज़ चल रही है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि वर्ब आपको इतनी अच्छे से समझा दूँ कि जो आपको बार बार प्रॉब्लम होती है, इंग्लिश में आके फंस जाते हो, इंग्लिश की वजह से मार्क्स नहीं आते, इंग्लिश की वजह से जॉब नहीं निकलती, तो वो जो सारे हर्डल्स हैं आपकी लाइफ में वो अब नहीं रहे। ठीक है, तो मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ गाइस कि मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी। वर्ब एकदम बेसिक से पढ़ रहे हैं हम, बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें की तरह से पढ़ रहे हैं ताकि एडवांस पता ही ना चले, ऐसा लगे कि बेसिक ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको इस तरह से पढ़ाऊंगी कि आपको वर्ब जो है बहुत ज़्यादा आसान लगने लगेगा, आप वर्ब को पहचानने लगेंगे। अभी तक आपको मैंने 2 वीडियोस दिए हैं वर्ब के, जिसमें फर्स्ट में हमने बेसिक कवर किया था। फर्स्ट में हमने देखा था कि वर्ब में क्या होता है, और दूसरी बात हमने की थी टाइप ऑफ वर्ब्स में हमने मेन वर्ब डिस्कस किया है। तो अब आप लोग ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब में डिफरेंशिएट करना सीख गए होंगे, राइट। पहले आपको समझ नहीं आता था कि ये कौन सा वर्ब है, अब तो पता भी चल जाता होगा कि ये मेन वर्ब है और मेन वर्ब में ये कौन सा फंक्शन कर रहा है। अगर फंक्शन ऑब्जेक्ट वाला है, ट्रांसफर वाला है ऑब्जेक्ट, तो ट्रांजिटिव वर्ब से। अगर फंक्शन जो है आप में सब्जेक्ट तक ही खत्म हो जाता है तो वो इनट्रांजिटिव वर्ब है। मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन क्या है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है गाइस तो वीडियो को ज़रूर वॉच करें। ठीक है, तो हम आज अपनी वर्ब की 3rd वीडियो करेंगे। वर्ब को बहुत आराम से मैं पढ़ा रही हूँ। वर्ब को कई टीचर्स जो कहते हैं 1 वीडियो 2 वीडियो में भी ख़त्म कर देते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उसको इलेबरेट करके पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको ज़्यादा इलेबरेट करके पढ़ाऊँ। ओके, तो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। देखो, मैंने आपको बताया था कि वर्ब के बेसिकली एक बार रिवाइज कर लें अगर आप चाहते हैं तो। वर्ब के बेसिकली 2 पार्ट्स होते हैं, मैंने आपको बताया है। ठीक है, वर्ब के 2, एक होता है मेन वर्ब, ये बता दिया। चलो, एक मेन वर्ब होता है गाइस, मेन वर्ब हमने डिस्कस कर लिया है, और एक होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। तो मेन वर्ब पूरा डिस्कस हो चुका है, अब हम स्टार्ट करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब्स में गाइस 3 पार्ट्स होते हैं, 3 तरह के ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं अगर मैं बोलूं तो। फर्स्ट इज प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। जब हम ये नाम पहली बार देखते हैं तो हमें लगता है भाई कितना कॉम्प्लिकेटेड है, ये तो मुझे समझ ही नहीं आएगा। मगर जब हम उसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो लगता है कितना आसान था, हम फालतू में डर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट इज मॉडल्स, एंड थर्ड इज व्हाट, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। गाइस, अगर आपने ये पूरी वर्ब की सारी वीडियोस जो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ वो आपने देख ली, तो मैं गारंटी देती हूँ आपको वर्ब में प्रॉब्लम नहीं होगी। मीन्स आपको इस तरह से मैं एक एक चीज़ समझा दूंगी, एक तरह से एक एक कॉन्सेप्ट को इतना इलेबरेट करके पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे कि आपको वर्ब में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमारे ऑक्सिलरी वर्ब्स के 3 पार्ट हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स होता क्या है हमने पढ़ा था। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं, सहायक क्रिया होते हैं। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं, सहायक क्रिया होते हैं, जिसका मतलब होता है कि जो मेन वर्ब के साथ आके मीनिंग को कंप्लीट करने, सेंटेंस के सेंस को कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं, उसे हम ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब या फिर सहायक क्रिया कहते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो ऑक्सिलरी वर्ब हम पढ़ रहे हैं, उसमें से आज का जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। इसको हम डिटेल में देखेंगे, काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस मॉडल जो है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी, और इसको भी काफ़ी सारे डिटेल में पढ़ेंगे। मॉडल्स में होते हैं शैल, विल, ठीक है, शुड, ऑट, कैन, कुड। तो ये सारे क्या है गाइस, ये सारे मॉडल्स हैं। और मॉडल्स का फंक्शन क्या होता है, मॉडल्स अपने स्पीकर के इंटेंशंस को एक्सप्रेस करते हैं। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड उसके बाद हम पढ़ेंगे मार्जिनरी ऑक्सिलरी वर्ब, जिसमें हम पढ़ेंगे डेयर, नीड और यूज टू, जो कि दोनों तरह से प्राइमरी भी वर्क करते हैं और आपके मॉडल की तरह भी वर्क करते हैं। तो इसको भी हम एग्जाम पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारी क्लास होगी वो होगी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो गाइस, अब हम पढ़ेंगे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, ओके। तो गाइस, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है, एक अगर हम इनको देखें तो ये बेसिकली 3 टाइप के होते हैं।
ठीक है। टू बी फॉर्म्स, टू हैव फॉर्म, ओके। नेक्स्ट इज टू डू फॉर्म, ठीक है, जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आपकी जो कंफ्यूजन होती है, कहाँ एम इज आर लगता है, कहाँ वॉज वर लगता है, कहाँ डू डज डिड लगता है, तो ये सारी कंफ्यूजन मैं आपकी दूर कर दूंगी। टू बी फॉर्म में होते हैं एम इज आर वॉज और वर, ठीक है। टू हैव फॉर्म में हम यू लिखते हैं हैज, हैव एंड हैड, ओके। टू डू फॉर्म में हम पढ़ते हैं गाइस डू, डस और डिड। तो इतनी ज़्यादा कंफ्यूजन फंसी हुई है आपके दिमाग में कि भाई कहाँ डिड यूज़ कर लें, डिड आई कम इन, डिड आई गो आउट, तो यहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं। बोलने की कोशिश तो करते हैं अंग्रेजी को, मगर फिर भी अंग्रेजी में वर्ब नहीं आता तो गड़बड़ सारी हो जाती है, इंप्रेशन की बैंड बज जाती है, ठीक है। तो ये सिर्फ हम पढ़ने के लिए, एग्जाम के लिए नहीं, अपने इंग्लिश को सुधारने के लिए भी सीख रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्म पढ़ेंगे टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। हम एम इज आर की बात करें गाइस, एम हम हमेशा आई के साथ यूज करते हैं, ध्यान रखेगा, एम हमेशा आई के साथ यूज करते हैं। इस हम यूज करते हैं प्रेजेंट टेंस में, जब आपका सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में हो, ओके, और सिंगुलर पर्सन के लिए। बहुत बेसिक जा रहे हैं, ठीक है। आर जो होता है गाइस, आर भी आपका प्रेजेंट टेंस में होता है, मगर ये आपका सब्जेक्ट जब प्लूरल होता है, एक से अधिक होता है, तब हम वहाँ पे आर लिखते हैं। जब आपका नाउन जो होता है वो सिंगुलर होता है और प्रेजेंट टेंस में होता है, ठीक है। वॉज जो होता है गाइस, वॉज जो होता है, वॉज आता है पास्ट टेंस के लिए, जब आप भूतकाल की बात कर रहे हैं, भूतकाल में है और आपका जो सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, एक वचन है, ठीक है। वर हम कब लिखते हैं, वर हम लिखते हैं जब आपका सेंटेंस में पास्ट टेंस में अगेंस्ट भूतकाल में हो, मगर क्या है, आपका जो नाउन है या फिर आपका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल हो, मतलब एक से ज़्यादा हो, ठीक है। ये कंफ्यूजन दूर हो गई। यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूजन है। एम जो होता है हम हमेशा आई के साथ लिखते हैं, आई एम लिखते हैं। जो इस होता है, आर जो होता है गाइस, वो सिंगुलर और सिंगुलर के लिए लिखता है, मगर पर्स जो प्रेजेंट टेंस में होता है, आर भी प्रेजेंट टेंस के लिए होता है, मगर नाउन जो होता है वो प्लूरल होता है। वॉस जो होता है पास्ट टेंस के लिए, भूतकाल के लिए आता है, मगर आप किसके लिए, आपका जब सब्जेक्ट जो होता है सिंगुलर होता है, और वर पास्ट के लिए और प्लूरल के लिए, ठीक है। यहाँ पे क्लियर हो गया। अब दूसरी बात, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज दैट गाइस कि आपके जो एम इज आर वॉज वर है, एम इज आर वॉज वर, ये दोनों तरह से एक्ट करते हैं। मीन्स वर्ब टू बी फॉर्म जो होते हैं गाइस, ये आपके मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब की तरह भी एक्ट करते हैं, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, मुख्य क्रिया, ठीक है। तो आपके ये मुख्य क्रिया का भी फंक्शन करते हैं, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है, जो मैं अभी आपको डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। और ये अपने जो इनका फंक्शन है, ये ऑक्सिलरी वर्ब का भी काम करते हैं सेंटेंस में, जिसको हम कहते हैं सहायक क्रिया। ओके, बात समझ में आ रही है? आई थिंक बहुत स्लो पढ़ा रही हूँ मैं, कोशिश कर रही हूँ कि आपको अब कभी कंफ्यूजन ना हो। थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, मगर बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बात क्लियर है? तो आज हम पढ़ेंगे कि आपके जो एम इज आर वॉज वर है गाइस, वो दोनों तरह से एक्ट करते हैं। वो प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब का भी फंक्शन करते हैं, और वो ऑक्सिलरी वर्ब या फिर सहायक क्रिया का भी फंक्शन करते हैं। तो हम पढ़ते हैं पहले कि मेन वर्ब या फिर मीन्स प्रिंसिपल वर्ब का जब फंक्शन करते हैं तब कब किस तरह से आते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इनका यूसेज ऑफ एम इज आर वॉज वर एज क्या, मेन वर्ब या फिर प्रिंसिपल वर्ब, या फिर मुख्य क्रिया, ठीक है। कि कब ये आपका मुख्य क्रिया का
रोल प्ले करते हैं। ओके, चलिए देखिए। ओके, जब आप किसी की हाइट, ठीक है, जब आप किसी की हाइट, एज, वेट, हाइट, एज, वेट, ठीक है, डे, डेट बता सकते हो, ठीक है, जब आप इस तरह से कोई बातें बताते हैं एक्सेट्रा, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, हम एम इज आर वॉज मीन्स वर्ब टू बी फॉर्म को हम मेन वर्ब की तरह यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ही इज 50 किलोस। अब अपना वेट, ना मैं अपना हाइट बता सकती हूँ, ना एज, ना वेट, तो ये कुछ भी नहीं बता सकती, आप भी नहीं बताओगे, नॉर्मल सी बात है, तो हम किसी और की ही बात कर लेते हैं, ठीक है। एज बताते हैं, एज भी ही इज, अगर हम डे की बात करते हैं, दिस इट इज 8th सितंबर, ठीक है, इट इज़ 8 सितंबर। तो जब हम एज की बात करते हैं, हाइट की बात करते हैं, डेट की बात करते हैं, तो हमारे जो ये इज़ है, एम है, आर है, वॉर है, वॉज है, वर है, ये यहाँ पे मेन वर्ब का फंक्शन करें। क्यों? क्योंकि हमारे पास और कोई एक्शन ही नहीं है। अब बताओ, क्या 50 किलो कोई एक्शन है? कोई भी एक्शन नहीं है। क्या मेरा वेट कोई एक्शन करेगा? कोई एक्शन नहीं करेगा। क्या मेरी एज कोई एक्शन करेगी? कोई एक्शन नहीं करेगी। क्या 8 ऑफ सितंबर कोई एक्शन कर रहा है सेंटेंस में? नहीं। यहाँ पे यही मेन वर्ब है जो आपके सेंटेंस की मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। तो हम जब हमें ये सारे फैक्ट्स बताने हो, एज, हाइट, डे, तब हम वहाँ पे मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल करते हैं। किसे? अपने ऑक्सिलरी वर्ब्स को, ठीक है। नेक्स्ट जो है गाइस, जब हम किसी का एग्जिस्टेंस बताते हैं, ठीक है, जब एग्जिस्टेंस या फिर अस्तित्व की बात करते हैं, अब आपको पता है मेरी हिंदी का क्या हाल है, मीन्स आप मुझे हिंदी सिखा दो, मैं आपको इंग्लिश सिखा दूंगी, ऐसे दोनों सीख रहेंगे तो टू वे कम्युनिकेशन में टू वे लर्निंग भी हो जाएगी। आप मुझे, तो मैं आपसे कुछ कुछ वर्ड सीख लेती हूँ, आप लोग मुझे बताते रहते हैं। वेरी गुड। तो जब हम एग्जिस्टेंस या फिर अस्तित्व, हिंदी में मैं को आपको पता है थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम है वो, मगर मेरी मात्राओं में बस गड़बड़, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं, मेरे मार्क्स अच्छे आते 10th में, ठीक है। एक्सिस्टेंस की बात करेंगे गाइस, तो एक्सिस्टेंस जब हम किसी के अस्तित्व की बात करते हैं, तब भी हम वहाँ पे जो वर्ब्स टू बी फॉर्म होते हैं, मिसाल वॉज वर, उसको हम लिखते हैं एज अ मेन वर्ब, हम मेन वर्ब की तरह उसे लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई, ये तो मैं बता सकती हूँ, आई एम अ टीचर, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। ओके, आयरन इज अ मेटल, आयरन इज अ मेटल। तो हमने यहाँ पे बात की किसकी? हमने यहाँ पे बात की है गाइस, आई एम टीचर, आयरन इज अ मेटल। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमने एम को यूज़ किया है आई के साथ। मैंने क्या कहा? आई के साथ हम क्या लिखते हैं? हमेशा एम लिखते हैं, ठीक है। और एम टीचर, तो टीचर यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे आपको बता रहा है, कॉम्प्लीमेंट कर रहा है आपके सेंटेंस को। मैं आगे बताऊंगी कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं। तो आई एम क्या है? आई एम, यहाँ पे एम क्या है? मेन वर्ब की तरह हो रहा है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे और कोई वर्ब नहीं है जो यहाँ पे उसको सपोर्ट करने के लिए है, ठीक है। आयरन इज अ मेटल, तो यहाँ पे क्या है? आयरन जो है आपका एक सब्जेक्ट है, और आयरन जो है आपके जो भी मेटल्स होते हैं गाइस वो सिंगुलर होते हैं। आयरन आर मेटल होता तो गलत हो जाता। आयरन इज अ मेटल, तो यहाँ पे आयरन के एक्सिस्टेंस के अस्तित्व की बात हो रही है। तो जिसके भी अस्तित्व की बात करोगे तो याद रखना कि आप एम इज आर वॉज वर्ब को लिखेंगे, ठीक है। बात क्लियर हो गई? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट गाइस आपका है, ओके, जब आप किसी को कमांड देते हैं, ठीक है, जैसे कि बी क्वाइट, बी क्वाइट, ओके। तो हम क्या कर रहे हैं? किसी को कमांड दे रहे हैं, तो कमांड देने के टाइम भी हम क्या करते हैं गाइस? यहाँ पे हम क्या करते हैं? एमिजार वॉज वर्ब या फिर बी फॉर्म को, वर्ब के जो बे फॉर्म होते हैं, स्टेट फॉर्म होते हैं मेन, उसको हम क्या करते हैं? कमांड की तरह लिखते हैं। और नेक्स्ट इज, ओके, कमांड की बात हो गई। ठीक
ठीक है। तो कमांड आपको बात समझ में आ गई कि हम जब किसी के एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, जब हम किसी के एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, एज हाइट की बात करते हैं, या फिर हम जब किसी के फिजिकल या फिर मेंटल स्टेट की बात करते हैं, ठीक है, फिजिकल या मेंटल स्टेट की बात करते हैं, तभी भी हम वहाँ पे वर्ब्स जो टू बी फॉर्म है उसको प्रिंसिपल वर्ब की तरह लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर देखें, शी इज अ ब्यूटिफुल गर्ल, ठीक है। तो उसके फिजिकल एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं, फिजिकल मेंटल स्टेट की बात कर रहे हैं। ओके, आई एम वेरी अपसेट, ठीक है। तो आपका मेंटल स्टेट की बात करें कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ठीक है। तो किसी के फिजिकल और मेंटल स्टेट की बात करेंगे गाइस, तभी भी हम वहाँ पे एम इज आर वॉज वर लिखते हैं, ठीक है। ये बात तो समझ में आ गई। नेक्स्ट, जब हमारे एम इज आर वॉज मीन्स वर्ब्स टू बी फॉर्म जो होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स की तरह इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। अब ऑक्सिलरी वर्ब्स की तरह कब इस्तेमाल होते हैं? जब ये एक मेन सेंटेंस मेन वर्ब के साथ आते हैं उनके को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो कब हम किस तरह से हम ऑक्सिलरी वर्ब्स को मीन्स एम इज आर वॉज वर्ब को हम यूज़ करते हैं? एक ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब कि कोई मेन वर्ब होगा उसके साथ आपकी सहायक क्रिया होगी, ठीक है। देखो जब एम इज आर वॉज वर्ब के साथ आप प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाते, ठीक है, ठीक है। एम इज आर वॉज वर्ब के साथ आप प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाते हैं। आपको पता है प्रेजेंट पार्टिसिपल मैंने बताया था जो होते हैं आईएनजी में, ठीक है। जब एम इज आर वॉज वर्ब के साथ आप प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाते हैं तो वहाँ पे टेंस में चेंज हो जाता है, वो कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और पास्ट कॉन्टिन्यूस हो जाते हैं। जैसे अगर एम इज आर के साथ आप प्रेजेंट मीन्स आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, मीन्स आपका जो वर्ब होता है वो आईएनजी में होता है तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो जाता है। जब आप वॉज वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं तो वो पास्ट कंटिन्यूस हो जाता है। पास्ट कंटिन्यूस का मतलब हो कुछ काम जो पास्ट में से चलता आ रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूस का मतलब कि काम जो है प्रेजेंट में स्टार्ट हुआ है और अभी भी चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज writing a letter, ठीक है, he was writing a letter, ठीक है। तो ही इज राइटिंग अ लेटर या ही वॉज राइटिंग अ लेटर, तो आपने ध्यान दिया गाइस कि जब हम यहाँ पे अपने एम इज आर वॉज वर्ब के मीन्स यहाँ पे ये ऑक्सिलरी वर्ब है क्योंकि हमारे पास मेन वर्ब है। जब हम एम इज आर वॉज वर्ब के साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाते हैं तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हो जाता है, जिसका मतलब होता है कि आप कोई काम कर रहे हैं। तो आप जब इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो आपको ये बोलना है, अगर आपको किसी को बताना है कि मैं अभी आ रहा हूँ तो आई एम कमिंग, मैं अभी पढ़ रहा हूँ तो आई एम स्टडिंग, ठीक है, मैं अभी सो रहा हूँ तो आई एम स्लीपिंग। मगर आपको जब ये कहना हो पास्ट में कि मैं सो चुका हूँ, मैं सो रहा था, मैं आ रहा था, तो आई वॉज कमिंग, आई वॉज स्लीपिंग, आई वॉज स्टडिंग। बात समझ में आई? इस तरह से हम अपने सेंटेंसेस को लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारा मेन वर्ब जो भी एक्शन हो रहा है वो राइटिंग है और उसके साथ वॉज लगाया है, तो उससे पता चल रहा है, मैंने आपको बताया था ये टेंस भी बताते हैं, तो इससे पता चल रहा है कि आपका सेंटेंस में जो है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस है और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। नेक्स्ट गाइस, जब आप एम इज आर, ठीक है, जब आप एम इज आर वॉज वर के साथ क्या पास्ट पार्टिसिपल लगाते हैं? पास्ट पार्टिसिपल मैंने आपको शुरू में पढ़ाया था। पास्ट पार्टिसिपल कौन से होते हैं? वर्ब के थर्ड फॉर्म, ठीक है, इलेक्टेड, अपॉइंटेड, इलेक्टेड, viewed, watched, sworn, ठीक है।
तो जो पास्ट पार्टिसिपल होते हैं जिसका मतलब होता है पास्ट पार्टिसिपल एक्शन की कंप्लीशन की बात करते हैं, जो कि वर्ब के थर्ड फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो जब हम एम आर वॉज वर के साथ पास्ट पार्टिसिपल मीन्स वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो सेंटेंस क्या हो जाता है, आपका सेंटेंस हो जाता है गाइस पैसिव वॉइस में। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब आप एम एज आर वॉज वर मीन्स सेंटेंस आपका एम एज आर वॉज वर में है, इन्फिनिट मीन्स टू बी फॉर्म के साथ आप वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो वहाँ पे जो आपका वर्ब होता है मीन्स सेंटेंस जो है वो पैसिव वॉइस में होता है। पैसिव वॉइस क्या होता है, देखो जब आपका जो काम सेंटेंस मीन्स जो आपका वर्ब है, वर्ब मीन्स कोई एक्शन हो गया, जैसे राइटिंग की बात, जैसे ठीक है राइटिंग की ही बात करते हैं चलो, ठीक है। अगर राइटिंग का काम सब्जेक्ट ही सेंटेंस में कर रहा है जिसके बारे में बात हुई है, तो आपका सेंटेंस जो है वो एक्टिव वॉइस में, मीन्स आपका सब्जेक्ट एक्टिव है। मगर जो राइटिंग का काम सब्जेक्ट ना करके कोई और मीन्स ऑब्जेक्ट कर रहा है जो वर्ब के बाद में आएगा, तो सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस होता है, ठीक है। ही इज राइटिंग अ लेटर, तो यहाँ पे सब्जेक्ट ही लेटर को लिख रहा है, तो ही हमारा जो सब्जेक्ट है वो एक्टिव है, तो ये एक्टिव वॉइस में होगा। अ लेटर वॉज रिटन, तो लेटर क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, अब वो अपने आप को तो लिखेगा नहीं, लिख ही नहीं सकता, ठीक है। तो क्या होगा, आई ड्राइव अ कार, तो आई ड्राइव अ कार, तो मैं कार को ड्राइव करती हूँ, तो मैं एक्टिवली काम कर रही हूँ, तो ये एक्टिव वॉइस हो जाएगा। अ कार वॉज ड्रिवन, तो यहाँ पे कार अपने आप को चला नहीं रही, कार को कोई और चला रहा है, तो यहाँ पे क्या हुआ गाइस, हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप एम एज आर वॉज वर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं, तब वहां पे आपका सेंटेंस क्या होता है, अ कार वॉज ड्रिवन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हमने एम एज आर के साथ वॉज के साथ गाइस क्या लगाया है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, जो बताता है कि सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में है। आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी बात, ठीक है। नेक्स्ट जो बात करेंगे गाइस, जब आप एम इज आर के साथ, जब आप एम इज आर के साथ क्या लगाते हैं, इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है गाइस, टू प्लस V1। जब आप वर्ब के साथ 2 प्लस V1 मीन्स वर्ब 2 के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म लिखते हैं, तो उसे हम इन्फिनेटिव कहते हैं, जिसे हम आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो जब आप एम इस आर के साथ जब इन्फिनेटिव मीन्स 2 प्लस V1 लगाते हैं, तो उसका मतलब होता है आप कुछ प्लान कर रहे हैं। वो सेंटेंस क्या बताता है कि आपका सेंटेंस में कोई प्लानिंग के बारे में बात होती है। फॉर एग्जाम्पल, he was to leave for Delhi, sorry, he is to leave for Delhi tomorrow. Okay, he is to leave फॉर डेली टुमारो, तो यहाँ पे पता चल रहा है कि आपका प्लान है कि आप जो है कल जो है, जो भी ही जो है वो कल दिल्ली के लिए निकलने वाला है, ठीक है। तो आप जब इसके साथ 2 प्लस V1 लगाते हैं, यहाँ पे 2 और लीव जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, राइट। तो जब लीव के साथ मीन्स आप जब एम एज आर के साथ, नॉट वॉज वर, एम एज आर के साथ जब इन्फिनेटिव लगाते हैं गाइस, तो वहाँ पे मतलब होता है कि आपके सेंटेंस में कोई प्लानिंग की बात की गई है, ठीक है। He is to leave for Delhi tomorrow. अगर ये चीज नीचे लिखती हूँ, was were, ओके, जब आप was या were के साथ इन्फिनेटिव का यूज करते हैं, इन्फिनेटिव क्लियर है, आगे लिख दो गाइस, चलो ऊपर लिख देते हैं या फिर नेक्स्ट सेंटेंस में नेक्स्ट पेज में चलते हैं। जब आप was या were के साथ गाइस इन्फिनेटिव का यूज करते हैं, ठीक है, जब आप वॉज वर्ब के साथ इन्फिनेटिव का यूज करते हैं, दैट मीन्स टू बी फॉर्म का 2 प्लस V1 का
तब आपका सेंटेंस में क्या होता है, तब आपका प्लान जो होता है, ऐसा प्लान जो पास्ट में आपने किया था मगर वो हो नहीं पाया, या फिर आपको उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। जब वॉज वर्ब के साथ आप इन्फिनेटिव लगाते हैं, उसका मतलब होता है कुछ ऐसा प्लान या कुछ ऐसा एक्शन जो आप करने वाले थे मगर आप कर नहीं पाए, या फिर आपको उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर मैं उसी सेंटेंस को लिखूँ, ओके, अगर मैं उसी सेंटेंस को लिखती हूँ, ही वॉज to leave Delhi, to leave for Delhi today, ठीक है, कि उसने प्लान तो किया था कि वो आज दिल्ली के लिए निकलेगा मगर वो निकल नहीं पाया, ठीक है। दे वर टू अराइव, दे वर टू अराइव, ठीक है, मगर वो आने वाले थे मगर वो अभी तक आए नहीं। तो आप जब वर के साथ 2+V1 लगाते हैं गाइस, मतलब ऐसा आपका प्लान जो हो नहीं पाया, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो जब आप वॉज वर्ब के साथ इन्फिनेटिव लगाते हैं तो आपका कोई प्लान है जो हो नहीं पाया। एमएसआर के साथ जब इन्फिनेटिव लगाते हैं, 2+V1 लगाते हैं, तो ऐसा प्लान जो आप कोई जब फ्यूचर के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं, ठीक है, बात क्लियर हो गई गाइस। नेक्स्ट, तो हमने कहाँ तक, हमने सी किया था, अब हम करेंगे डी। ओके, यहीं कर लेते हैं। ओके, तो जब आप एम इज आर वॉज, आपको मैं हर एक टाइप ऑफ सेंटेंस क्लियर कर रही हूँ गाइस, कि आप जब भी अपने सेंटेंस को आप देखेंगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि यहाँ पे वो बोलना क्या चाह रहा है, ठीक है। एम इज आर वॉज वर्ब के साथ अगर आप इन्फिनेटिव लगाते हैं, ठीक है, तो इसका एक और मतलब होता है जहाँ पे आप ऑर्डर या फिर कमांड किया करते हैं, ठीक है। जब हम किसी को ऑर्डर करते हैं या फिर कमांड करते हैं, जहाँ पे ऑर्डर और कमांड की बात कही गई होती है गाइस, इंस्ट्रक्शन की बात की गई होती है, ठीक है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम एम इज आर वॉज वर्ब के साथ इन्फिनेटिव का यूज करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। You are to maintain law and order, ठीक है। यू आर टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर मीन्स यहाँ पे आपने देखा, आपने आर के साथ 2+V1 लगाया है, दैट मीन्स कि इंस्ट्रक्शन है कि तुम्हें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना ही पड़ेगा। ये कमांड है, ये ऑर्डर है, इंस्ट्रक्शन है, आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, बात क्लियर हो रही है। तो जब इन्फिनेटिव के बारे में क्लियर होगी, नेक्स्ट देखते हैं गाइस इसका यूज। ओके, ये लो, सो डी कर लिया अभी, ठीक है। टू बी प्लस अबाउट, ठीक है। जो आप टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब्स के साथ अबाउट लिखते हैं, मतलब आपका कोई जो एक्शन है वो अभी नियर फ्यूचर में होने वाला है। कोई आपका ऐसा काम जो आपका अभी नियर फ्यूचर में मीन जस्ट आपके फ्यूचर में होने वाला है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, ही इज अबाउट टू लीव, कि मतलब वो अभी बस निकलने ही वाला है, ठीक है, वो अभी घर के से निकलने वाला है, एग्जाम के लिए निकलने वाला है। दे आर अबाउट टू परफॉर्म इन DID, ठीक है। दे आर अबाउट टू परफॉर्म इन DID मीन्स वो अभी DID में जस्ट परफॉर्म करने ही वाले हैं, उनका शो आने वाला है, तो फटाफट देख लो नहीं तो उनका शो मिस हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस आपने देखा कि हम इन्फिनेटिव की अगर हम बात करें टू बी फॉर्म्स की, तो टू बी फॉर्म मीन्स एम इज आर वॉज वर्ब जो होते हैं, वर्ब्स जो होते हैं, ये दोनों तरह से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये आप इनको मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल करेंगे। जब मेन वर्ब की इस तरह इस्तेमाल करेंगे तो ये आपका एज, हाइट, एज, हाइट, डे, इस तरह की बात बताएंगे, किसी के एग्जिस्टेंस की बात बताएंगे, कोई कमांड की बात बताएंगे, किसी मेंटल या फिजिकल स्टेट की बात बताएंगे। मगर जब आप इनको ऑक्सिलरी वर्ब की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगर ये इनके साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो वो कॉन्टिन्यूशन में है, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हो सकता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस मीन्स कोई आपका एक्शन हो रहा है या फिर हो रहा था।
अगर आप उनके साथ पास्ट पार्टिसिपल लगाते हैं, एम आर वॉज वर्ब के साथ पास्ट पार्टिसिपल लगाते हैं, तो सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में चला जाता है। वहाँ पे वो सेंस देता है कि आपने वो जो आपका सब्जेक्ट है उसने काम नहीं किसी और ने किया है। ठीक है, ये आपका पैसिव। जब आप उसके साथ इन्फिनिट एम आर के साथ इन्फिनेटिव लगाते हैं गाइस, दैट मीन्स कि आपके सेंटेंस क्या कह रहा है कि आपका कोई प्लान है जो आप करने वाले हैं, जो कोई आप काम करने वाले हैं, फ्यूचर में आपका कोई प्लान है। मगर जब आप वॉज वर्ब के साथ प्लान आप इन्फिनेटिव यूज़ करते हैं, वहाँ पे उसका सेंस होता है कि ऐसा काम जो आप करने वाले थे मगर हुआ नहीं। ठीक है, तो काम जो है आपका जो प्लान है, अनफुलफिल्ड प्लान के लिए हम वॉज वर्ब के साथ क्या लगाते हैं, 2+V1 इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं। ठीक है, आप एम आर वॉज वर्ब के साथ इन्फिनेटिव का इस्तेमाल एक और जगह करते हैं जहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस या फिर कमांड कहने हो, या प्लस आपका जब टू बी फॉर्म के साथ, अभी टू बी फॉर्म वर्ब के साथ आप अबाउट लिखते हैं, तो आपका ऐसा एक्शन जो जस्ट होने ही वाला है फ्यूचर में। ठीक है, तो आई थिंक आपको एम आर वॉज वर्ब में अब कोई भी डाउट नहीं होगी। अभी आपको क्या करना है, जो मेरी तरफ से आपको होमवर्क है, ताकि अब आपको काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम इंग्लिश सीखनी है, क्या करूँ। गाइस मैं आपको इंग्लिश सिखा रही हूँ, मगर जो मैं आपको होमवर्क दूंगी वो आपको करने होंगे। ठीक है, तो होमवर्क ये होगा कि आपको जो भी मैंने पढ़ाया आप उसके सेंटेंसेस बनाएंगे और बोलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपको जो भी मैंने पढ़ाया आप उससे रिलेटेड खुद कम से कम 10 सेंटेंस एक टाइप में बनाएंगे और उसको बोलने की भी कोशिश करेंगे। तो बोलना भी आ जाएगा और लिखना और समझना भी आ जाएगा। ठीक है।